हेलो 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 दोस्तों। और क्या हाल है आप सभी की। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है लॉयर एकेडमी इंडिया में। हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन शॉट, एकदम कंसाइज और एकदम इम्पोर्टेंट चीजें, ज्यादा बचड़ बचड़ नहीं होगी, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं होंगी, बस नॉर्मल चीजें होंगी जो कि एकदम एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो वही चीजें होंगी। ये हमारी वीडियो चाहे कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। नोट्स भी मेरे एकदम कंसाइज हैं, बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है क्या, संविधान है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक देश का फंडामेंटल लॉ होता है। ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, सिटीजन्स के राइट्स और स्टेट की पावर्स। ही सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। हमारे देश में भी संविधान सुप्रीम लॉ है। ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें जरूर याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। जैसे संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के अंदर मनाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, ड्राफ्टिंग चेयर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। अब कितने हो गए? तो अब 448 आर्टिकल्स हो गए। ए बी सी डी ऐसे मिला के, क्योंकि 243 में कई सारे अमेंडमेंट बढ़े हैं, ए बी के ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो वो मिला के 12 शेड्यूल्स हो गए और 25 पार्ट्स हो गए। वैसे आर्टिकल्स की संख्या नहीं बढ़ी है, 395 ही है, लेकिन जो 243 में है ना, 243 में ही कई सारे आर्टिकल 243 1 2 ए बी सी डी ऐसे करके बढ़ गए हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने पूछा कैसे। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड है हमारा। और प्रियम्बल कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की चार्ट याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आया कब फोर्स में? 26 जनवरी 1950 को। पहला अमेंडमेंट हमारा 1951 में आया था। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और 1976 में आया था। 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में। और प्रॉपर्टी के राइट्स को यहाँ से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। जो कि प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट्स था, उसको हटाकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया। अब हमारी प्रियम्बल देखते हैं हम लोग। प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना भी कहते हैं इसे हिंदी में। प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। इसमें नेशन के गोल्स और आइडियाज होते हैं। एक ये एक मिरर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को दिखाता है। ठीक है। कीवर्ड्स जो है प्रियम्बल में जो कि काफी बार पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इनको एक एक करके देखते हैं। सॉवरेन क्या होता है? तो भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। ये सॉवरेन संप्रभुता जिसे कहते हैं। सोशलिस्ट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ इकोनॉमिक इक्वलिटी के गोल्स के लिए। सेकुलर भी इसी में ऐड हुआ था और ये स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इसलिए। डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट, लोग अपने आप चुनते हैं, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चुना जाता है। रिपब्लिक का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड या फिर इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है। मतलब जो राज्य का जो सबसे वो होता है, सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है? चुना हुआ होता है जनता के द्वारा। और राज्य को चलाने वाले भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया, ये चीज इसमें नहीं है। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स ओरिजिनली 1949 में नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए। केशवानंद भारती का केस तो बहुत ही सभी को पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसका यूज इंटरप्रिटेशन के लिए हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन भी स्टैब्लिश की गई थी। बेरुवरी के केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में केशवानंद भारती वाले केस में इसे रिवर्स किया गया था। ठीक है। अब आएगा जस्टिस पे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब न्याय। कैसा न्याय होना चाहिए? सोशल, सामाजिक न्याय,
इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक न्याय होना चाहिए। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, कैसी सोच की स्वतंत्रता, थॉट एक्सप्रेशन व्यक्त करने की स्वतंत्रता। बिलीफ मतलब विश्वास की, फेथ 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 का कि हमारे क्या बिलीफ्स हैं, उसमें फेथ किस चीज में हम फेथ रखते हैं वो। वर्शिप मतलब पूजा की स्वतंत्रता। इक्वालिटी मतलब समानता, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की है। फ्रेटर्निटी बंधुता, जिसे हम यूनिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पार्ट टू शेड्यूल्स एंड सोर्सेज हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या शेड्यूल है, वो हम देख लेते हैं इसमें। ये पार्ट वन है हमारा, यूनियन टेरिटरी। टू में सिटीजनशिप, थ्री में फंडामेंटल राइट्स हैं, चार में डीपीएसपी हैं, पांच में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, छह में सॉरी फाइव फोर ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फाइव में हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, पार्ट सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट है, नाइन में है, 11 में हमारा रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है, और 14 में हमारा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स है। फिर हमारा है 17 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 में मिसलेनियस, 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 21 में टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल पावर्स। शेड्यूल क्या क्या है, तो शेड्यूल है हमारा पहला शेड्यूल नेम एंड स्टेट्स एंड ड्यूटीज एंड टेरिटरीज है। सेकंड शेड्यूल सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर है। थर्ड में ओथ्स अफर्मेशन है। चार में हमारी एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा की है इसमें। पांच में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज। सिक्स्थ में ट्राइबल एरियाज मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। सेवंथ में यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। एट्थ में है हमारा 22 की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो। नाइन्थ में एक्ट रेगुलेशन सेव्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। टेंथ में एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल जिसको कहते हैं लॉ। 11 में पावर्स ऑफ पंचायत, 12 में म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये सारी चीजें हमारी शेड्यूल में आती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है, नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किए गए एक्ट्स जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड थे, लेकिन आईआर कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई एक्ट फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसको एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, तो यूके से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, रिट्स, कैबिनेट, ये सारी चीजें। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट लिया। आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, नॉमिनेशन टू राज्यसभा, इमरजेंसी। कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रेजिडेरी पावर्स ली थी। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली थी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सिटिंग वगैरह ली थी। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया। जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और फ्रांस से रिपब्लिक वगैरह लिया था हमने। सॉरी गाइस, थोड़ी सी वीडियो कट गई थी, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशलिज्म के गोल लिए हैं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमारे हैं क्या क्या। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, पहले तो यही हम समझ लें। तो वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, इन्हें कोर्ट से इन्फोर्स कराया जा सकता है। आर्टिकल 32 इन्हें इन्फोर्स करने का राइट देता है। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला था। इसमें कितने राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, 14 से 18 तक है। अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, नॉन सिटीजन सबके लिए। राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, सिर्फ सिटीजन्स के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 में, ऑल पर्सन्स के लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म स्वतंत्रता है 25 से 28 तक, ऑल पर्सन्स के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटीज के लिए हैं 29 से 30 तक, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 31 है ऑल के लिए 32 में। ये 5 तरीके की रेमेडीज हैं राइट टू उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। अब आ गए हमारे पहले उस पे आर्टिकल पे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो स्टेट इंक्लूड क्या करता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स एंड लोकल अथॉरिटीज प्लस अदर अथॉरिटीज आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट किसके लिए, पार्ट थर्ड के लिए, फंडामेंटल राइट्स ओनली अप्लाई अगेंस्ट नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल जनरली। अदर अथॉरिटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बॉडीज हैं जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, एनएचआरसी, इफ दे परफॉर्म पब्लिक फंक्शन, तो वो स्टेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है, इफ गवर्नमेंट हैवीली कंट्रोल्स अ बॉडी इट इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12।
आर्टिकल 13 में क्या दिया, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या फिर बाद का हो, या फिर इसमें लॉ इंक्लूड क्या करता है, ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर्स हो गया, बाई लॉज हो गया, रूल्स रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, ये सारी चीजें वॉइड हो जाएंगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगी। आर्टिकल 14 से 18 तक इसमें क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है, इंग्लैंड से लिया है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, सब लॉ के नीचे हैं, सबको लॉ मानना पड़ेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएसए से लिया है, सिमिलर कंडीशंस में सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है, तो वो आपको देखने को मिलेगी भी 15 और 16 में भी, आर्टिकल 15 और 16 में भी। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के स्थान पर। एक चीज और, इसमें एज के स्थान पर भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। 15 का क्लॉज 3 कहता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अलाउड है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी बीसी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटीज के लिए अलाउड है, फर्स्ट अमेंडमेंट इसी का हुआ था। ये आर्टिकल हमारा 15 का 4 है। नेक्स्ट हमारा रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये ऐड किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी ये अमेंड किया गया है। 15 का क्लाउज 3 कहता है स्टेट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू स्टेट, जैसे कि 16 के 4 में रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 16 की 4 में एस सी एस टी का प्रमोशन रिजर्वेशन है, इसमें 16 की 4 में कैरी फॉरवर्ड और अनफिल्ड वैकेंसीज है, 16 की 6 में EWS 10% रिजर्वेशन ये दिया गया है, ठीक है। इसमें इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, मंडल केस भी कहते हैं इसको। 50% सीलिंग और रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्रिमिनल एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओबीसीज। इसमें ये उन्होंने बोला था कि 50% रिजर्वेशन रखा जाएगा, उसकी सीलिंग रहेगी, उससे ऊपर नहीं होगा, और जो क्रीमी लेयर है या फिर बड़े ऊंचे तबके के लोग हैं उनको ओबीसी, अगर वो ओबीसी भी हैं तब भी उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और नायम नागराज का भी केस इसी से संबंधित है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से दूरी कैसे होगी, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पनिशेबल ऑफेंस बना दी गई, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स लाया गया, एससी और एचसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एडिशनल प्रोटेक्शन लाया, आर्टिकल 70 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू, ठीक है। आर्टिकल 70 इज एब्सोल्यूट, नो एक्सेप्शंस, कोई भी ग्राउंड पे अनटचेबिलिटी नहीं चलेगी। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, नो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा कोई मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल है वो उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल्स विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट से, राष्ट्रपति की बिना कंसेंट के वो कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं फॉरेन कंट्रीज से। भारत रत्न, पद्म अवार्ड, ये सब परमिसिबल है। अब हम आते हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में क्या आता है, हमारा 6 फ्रीडम्स दी गई हैं राइट टू फ्रीडम में, तो एक एक करके हम वही फ्रीडम्स देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 के 2 में इसकी लिमिटेशन दी गई, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिफॉर्मेशन अगर होता है तो इसको क्या करा जाएगा, रेस्ट्रिक्ट करा जाएगा और रोका जाएगा। दूसरे में राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, और इसमें क्या है, इसमें इसका एक्सेप्शन है, रेस्ट्रिक्शन से कहते हैं, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर पे इसको रोका जा सकता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेशन, और इसको 19 के 4 में रेस्ट्रिक्शन दी गई है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, तो ये कहाँ दिया गया है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर जहाँ पर भी शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, फिर जनरल इंटरेस्ट है या फिर मिलिट्री की कोई सीक्रेट साइट है, तो वहां पर आप घूम नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कहीं भी घूम लोगे, ऐसा नहीं होता है।
राइट टू रिसाइड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी इंडिया में सेटल हो सकते हो, जैसे कि ऊपर है वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई, स्टेट की मोनोपोली है। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, और अब प्रॉपर्टी राइट 300 ए आर्टिकल के अंडर दिया गया है। ठीक है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, और इसमें भी दिया गया था, यहाँ से भी हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। तो इसमें तीन लॉज काम करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन कन्विक्टेड अंडर लॉ नॉट इन फोर्स एट एनी टाइम ऑफ ऑफेंस, नो पनिशमेंट ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड एट टाइम। कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसे कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा जो उस समय प्रेजेंट नहीं है जब उसने कांड किया है, क्राइम किया है। जैसे मैंने आज मर्डर किया है, मर्डर की सजा क्या है, या तो आप फांसी दोगे, डेथ दोगे, या फिर क्या दोगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कुछ टाइम पहले तक उन्हें क्या किया जाता था कि बीच चौराहे पे लटका दिया जाता था मारकर, तो वो सजा नहीं दे सकते आप। आज के टाइम की जो सजा जो है वही दोगे। डबल जेओपार्डी, कोई भी व्यक्ति दो बार किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जाएगा, पनिश तो छोड़िए। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। आर्टिकल 20 के राइट सस्पेंशन नहीं हो सकते हैं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है। एक आर्टिकल और सस्पेंड नहीं होता है, उसका नाम हमारा आर्टिकल 21। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारी सबकी लाइफ का, इंडिया में अगर रहते हैं तो इसको तो आप याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि बहुत एक्सपेंड हो चुका है ये। लाइफ का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं, डिग्निफाइड लाइफ भी है। कैसे कैसे एक्सपेंशन हुआ है? राइट टू लाइवलीहुड हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू फूड हो गया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू प्राइवेसी, डाई विद डिग्निटी, राइट टू स्पीडी ट्रायल। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। केसेस इसमें है वो आप देख लो एक बार। जैसे मेनका गांधी का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर जस्ट रीजनेबल है। फ्रांसिस कोराली मोलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो राइट टू लाइव लिव विद डिग्निटी बोलता है। केएस पुत्ता स्वामी, प्राइवेसी का राइट है इसमें। कॉज कॉमन कॉज है राइट टू डाई विद डिग्निटी। पैसिव यूथनासिया को इन्होंने क्या किया था, अलाउ किया था। राइट टू एजुकेशन है कि 6 से 14 बच्चों वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट किया तो क्या होगा, उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा क्यों अरेस्ट किया है। राइट टू कंसल्ट एंड एडवोकेट, वो अपनी मर्जी के वकील से क्या मिलने का हक रखता है। 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट किया है, 24 घंटे के अंदर उसको क्या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रेफरेंस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। डीके बसु का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टेड पर्संस के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस दी। नाम, बैज, मेमो, मेडिकल एग्जामिनेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नाम किसका होना चाहिए, बैज, ये सारी चीजें होनी चाहिए पुलिस वाले की जब भी वो अरेस्ट करते हैं किसी को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। बेगारी, जिसको फ्री में काम कराना कहते हैं, वो नहीं कराएंगे आप किसी से। बॉन्डेड लेबर नहीं कराएंगे, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे किसी की, ये रेस्ट्रिक्टेड है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कोई बच्चा 14 साल से नीचे का है तो फैक्ट्रीज में, माइंस में और खतरनाक वर्क में काम नहीं करेगा, खतरनाक जगह पे। और चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया था, जिसमें 14 साल के नीचे के बच्चे वैसे काम नहीं करेंगे, और 18 साल के नीचे के बच्चे हजारडस जगह पर काम नहीं करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया हमारा आर्टिकल 25। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। कोई भी व्यक्ति है वो क्या क्या कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, अपना प्रोफेस, अपना धर्म फैला सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, ये कर सकता है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है राइट टू मैनेज अफेयर्स ऑन प्रॉपर्टी, मतलब धर्म के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी जो ऑन करता है, मैनेज करता है, मंदिर वगैरह, उसको मैनेज कर सकता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर प्रोमेशन, मतलब 27 में देगा कि कोई भी व्यक्ति टैक्स पे नहीं किए करने को कंपेल नहीं किया जाएगा।
मजबूर नहीं किया जाएगा कि धर्म के नाम पर टैक्स दो। नेक्स्ट है हमारा 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट एडेड कॉलेज, मतलब सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 25 में जो प्रोपेगेट का मतलब है, उसका मतलब है फेथ स्प्रेड करना, मतलब कि अपना धर्म को फैलाना। और लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब कि आप एक्स धर्म से बिलोंग करते हो और वाई धर्म का व्यक्ति है, तो आप उसको अपने धर्म की बातें तो बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करो कि यार तुम मेरा धर्म ही अपना लो, मेरा धर्म इतना अच्छा है, ये है वो है, ये नहीं कर सकते आप। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या क्या है आर्टिकल 29 में, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर राइट टू कंजर्व। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो ट्राइब है हमारी, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट या फिर कल्चर के हिसाब से कंजर्व कर सकते हैं अपनी राइट्स को। सिटीजन जो है, नो सिटीजन डिनाइड एडमिशन टू स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी स्कूल कॉलेज है उसमें एडमिशन देने से मना नहीं करा जाएगा, इस बेस पर कि उसका धर्म कैसा है, उसकी रेस कैसी है, कास्ट कैसी है। 30 में, ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सारी की सारी माइनॉरिटीज धर्म या फिर भाषा के स्थान पर अपनी स्कूल कॉलेजेस बना सकती हैं। और 30(2) में है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन ग्रांटिंग एड। नेक्स्ट है हमारा रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसमें 5 रेमेडीज जो है वो याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हैवियस कॉर्पस मतलब बॉडी प्रोड्यूस करो, मीनिंग है यू हैव द बॉडी। लीगल डिटेंशन से रेस्क्यू कोर्ट ऑर्डर से प्रोड्यूस किया था पर्सन को, जैसे कि पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी छोड़े, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आपका भाई है, भाई आपका ए है, ये एक्स है, आपका भाई ए एक्स के पास गया, वहां पर कुछ चुराता हुआ पकड़ा गया, एक्स ने अपने यहाँ कमरे में बंद कर लिया, आपको मिल ही रहा है और एक्स आपको बता भी नहीं रहा है वो कहाँ पे, तो आप रिट दायर कीजिए हैवियस कॉर्पस की एक्स के खिलाफ, और एक्स को वो देना पड़ेगा, वरना उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मैंडेमस क्या है, आदेश दो। अगर कोई पब्लिक बॉडी या फिर ऑफिसर है लीगल ड्यूटी ना करे तो फिर मैंडेमस की रेट जारी की जाती है। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। लोअर कोर्ट को एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने से रोका जाता है, जैसे कि लोअर कोर्ट है वो अपनी पावर से ज्यादा यूज कर रहा है तो। सर्चियोरी रिकॉर्ड मांगना। हायर कोर्ट क्वेश करता है इंफीरियर कोर्ट का ट्रिब्यूनल का डिसीजन। ठीक है, अगर उसे लगता है कि गलत डिसीजन दे दिया है तो। को वारंटो अधिकार बटाओ, वाई वॉट अथॉरिटी। पब्लिक ऑफिस पर बैठे पर्सन को अथॉरिटी चैनल चैलेंज होता है, मतलब कोई व्यक्ति है बिना शक्ति के वहां बैठ गया तो फिर उसका जो है उसको हटाना पड़ेगा। उसको क्या करते हैं, जो को वारंट हो उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या वो लीगल तरीके से बैठा है अपने पद पर या फिर इलीगल तरीके से। इसमें केस है हमारा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इन फेमस इमरजेंसी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड लेटर ओवर रूल पुत्ता स्वामी के केस में। तो एक बार पढ़ लेना आराम से। डीपीएसपी आ गए हमारे। डीपीएसपी आप लोग एक बार देख लो, चाहे बैरक में देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे हैं और ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी है होगी तो आप लोग देखोगे भी नहीं इसको, इसलिए बट एक गो थ्रू एक बार कर लो। ये राइट टू इक्वल वर्क है, फ्री लीगल एड है, लिविंग वेजेस होगा, पार्टिसिपेशन हो गया, पार्टिसिपेशन मैटरनिटी रिलीफ हो गया, विलेज पंचायत हो गया, कॉलेज इंडस्ट्री हो गए, ये सारी हो गए, ये आप देख लो ना एक बार। इम्पोर्टेंट डीपीएसपी में बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। आर्टिकल 39 उठा लेना, 44 और 45, 48 और 50। ये आप एक बार टेबल देख लेना, काम की आपके। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेंगे, चाहे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वैसे ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है ये देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो 11 ड्यूटीज हैं, वो देख लो आप एक बार। 51 ए में, अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, मतलब राष्ट्रीय जो झंडा होता है और गान की उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आइडियल्स जो हैं फ्रीडम स्ट्रगल में जो थे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और जो देश है उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इनको प्रोटेक्ट करना है।
हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, भाईचारे के साथ रहना है, रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर मतलब साइंस वगैरह को प्रमोट करना है, साइंस वगैरह को अपनी लाइफ में लाना है, प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, बचाना है, और एक्सीलेंस की तरफ अपने खुद को और दो को बढ़ाना है, और क्या करना है, और ये एजुकेशन वाला पॉइंट आ जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नाउ हमारा एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव केंद्रीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कहाँ होते हैं वो देखना है हमें, इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, कैसे होते हैं ये आपको पता ही है, एमपी और एमएलए जो होते हैं और एमएलसी जो होते हैं वो सभी लोग मिलकर इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज, इन सब के मिलकर क्या करते हैं, उसको उन्हें चुनते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इस हिसाब से ओथ कौन करते लेते हैं, ओथ किसके सामने ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और डिस्प्यूट कहाँ देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के चुनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। इनकी पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, सभी जो भी काम है सरकार के वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। लेजिस्लेटिव पावर है, सम्मन करते हैं, प्रोरोग पार्लियामेंट डिजॉल्व करते हैं, और लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग वगैरह को ले सकते हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह ले सकते हैं, ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह 123 आर्टिकल में लाते हैं। फाइनेंशियल पावर क्या, मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जुडिशियल पावर पार्डन कर सकते हैं किसी को, रिप्रीव रेस्पाइट रेमिट कम्यूट सेंटेंस ही कर सकते हैं, मतलब किसी को क्षमा कर सकते हैं, उसका जो सजा है उसको कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। वीटो पावर होती है इनके हाथ में, पॉकेट वीटो होती है, और सुपर सस्पेंसिव वीटो होती है, एब्सोल्यूट वीटो भी होती है। इमरजेंसी की पावर 300 आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के लिए, और आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। और पॉकेट वीटो है जो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल्स के लिए कोई टर्म लिमिट नहीं है, वो अपनी जेब में रख सकते हैं, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं, और एक बार ही ये यूज की गई थी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है, पॉकेट वीटो का यूज किया गया था। पार्डन की पावर आर्टिकल 72 में और आर्टिकल 161 में गवर्नमेंट की पावर है पार्डन करने की। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो डेथ सेंटेंस भी पार्डन कर सकता है, गवर्नर जो है हमारा डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता, ये इनका डिफरेंस है। अब वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आप लोग एक बार देख लो, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं आर्टिकल 74 में, और प्राइम मिनिस्टर वाली हम बात कर रहे थे, तो पीएम लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के द्वारा, लोकसभा की तरफ, और साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं 15% नहीं होने चाहिए लोकसभा की स्ट्रेंथ के। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, जो कि आप में से भी कुछ लोग बनना चाहते हो क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बस प्रैक्टिस करिएगा, तैयारी करिएगा। अपॉइंट कौन क्यों किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के, क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, वो कहीं पर भी अपनी प्रेजेंट दे सकते हैं। कोई फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, जब चाहे जब प्राइवेट केसेस ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं लेंगे। लीगल मैटर्स में जो है सब गवर्नमेंट को वो असिस्ट करते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं। अब पार्लियामेंट आ जाते हैं हम, कैसे कैसे पार्लियामेंट कैसे बनती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। अब फीचर क्या है इसके, कॉल्ड, इसको लोकसभा कहते हैं लोअर हाउस, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, जन का घर मतलब जनता का घर। राज्यसभा अपर हाउस होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का परिषद। मेंबर्स 543 प्लस इलेक्टेड टू नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और इसमें होते हैं 200 कुछ मेंबर होते हैं, फिलहाल दिख नहीं रहा, सॉरी इस चीज के लिए।
बट आप एक बार उसमें बेयर एक्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, बेयर एक्ट लेकर ही बैठा कीजिएगा जब भी आप किसी का लेक्चर देखें। इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ये इनडायरेक्ट स्टेट असेंबली से चुनकर आते हैं। ये 5 साल के लिए होते हैं और ये 6 साल के लिए होते हैं। और लोकसभा जो है वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट होता है। प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, और ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं प्रिसाइड। स्पेशल पावर मनी बिल्स की है, कॉन्फिडेंस मोशन की है, और पीएम की अकाउंटेबिलिटी की है, नेशनल इमरजेंसी की है। राज्यसभा अप्रूव न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह है। कोरम क्या हो, 1/10 भाग होता है इनका, 1/10 इसमें भी होता है टोटल मेंबर्स का। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा की लाइफ तक ये होल्ड करते हैं अपना पद। अगर ये रिजाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं डिप्टी स्पीकर को, और या फिर रिमूव किए जा सकते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा से। कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाइम, डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं। टाइप्स ऑफ बिल्स कैसे कैसे होते हैं? बिल्स कई प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल हो गया एक हमारा, साधारण बिल जिसे कहते हैं, जो कहीं पर भी लाया जा सकता है, ठीक है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। मनी बिल ओनली लोकसभा लाती है, राज्यसभा का इसमें रोल भी नहीं होता है, चाहे वो अमेंडमेंट दें या ना दें। और लोकसभा की मर्जी है, अमेंडमेंट लेना है, उन्हें मानना है नहीं मानना है, बस 14 दिन के अंदर उन्हें वापस करना होता है। राज्यसभा वापस कर देती है और उस बिल को पास माना जाता है। फाइनेंशियल बिल हमारा 117 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और मनी बिल की तरह ये नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में है, और ये किसी भी हाउस में दिया जा सकता है। 2/3 मतलब 67% लोग वोट करें, और फिर 50% या फिर एक टोटल वोट करें, तो इस हिसाब से इमरजेंसी अमेंडमेंट दिया जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल ये कोई भी एमपी ला सकता है। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? आर्टिकल 108 में होती है। प्रेसिडेंट बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फिर ये बिल 6 महीने तक पेंडिंग रहता है, और फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। डिसीजन कौन देता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल पर्सन होते हैं। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसी के अगर बराबर का मैटर हो जाता है तो लोकसभा का स्पीकर जिधर भी कर देगा अपना वोट, तो उधर का ही पलड़ा भारी हो जाता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है तो ये ज्यादा है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट। अब जुडिशरी पे आ जाते हैं हम अपनी। आर्टिकल 124 में जुडिशरी हमारी एक्सप्लेन की गई है, और इसमें क्या है, दिल्ली में केस कैन सिट एल्सवेयर विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल से कहीं पर भी और स्टेब्लिश किया जा सकता है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी? 7 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, लेकिन अभी कितनी? 33 जजेस प्लस सीजीआई। और अभी मेरे ख्याल से नाउ अब 37 जजेस हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर 37 हो तो आप 37 को कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, कंसल्टेशन किससे? सीजीआई से और कॉलेजियम के सिस्टम से। रिमूवल कैसे होता है? इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट होता है, स्पेशल मेजोरिटी से, और प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाता है। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? हाई कोर्ट के जज 5 साल तक रहे हो, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट 10 साल तक रहे हो, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई अच्छे जूरिस्ट हो तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। जुरिस्डिक्शन क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट की? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 में, जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच के जो मैटर है वो सुनते हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन 132 से 134 में, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सिविल क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। एडवाइजरी है 143 में, प्रेसिडेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसको मना भी कर सकता है और दे भी सकता है ओपिनियन। रिट रिट की जुरिस्डिक्शन है हमारी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के, रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, और क्यूरेटिव होती है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। हाई कोर्ट्स आ गए हमारे 214 से 331 में। सभी स्टेट्स के पास में एक हाई कोर्ट होता है, हो सकता है कुछ के पास में, कुछ 2 स्टेट्स के पास में एक ही हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। जजेस कैसे अपॉइंटेड किए जाते हैं? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्टेशन विद सीजीआई होते हैं, और गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सबकी कंसल्टेशन से अपॉइंट किए जाते हैं जजेस। क्वालिफिकेशन क्या हो? हाई कोर्ट के जज 10 साल के लिए हो, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट 10 साल के लिए हो।
हाई कोर्ट के जज, सॉरी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, ठीक है, डीसी, 10 साल के लिए हो तो। आर्टिकल की पावर क्या है, 226, पावर टू इश्यू रिट्स और ब्रॉडर देन एससी, सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर है इनकी रिट्स को इश्यू करने की। और ये वाली जो है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज 5 साल के लिए रहे हो तो भी चल जाता है काम। वो सब डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट की नजर में वो जज साहब हैं कैसे। आर्टिकल 227 में सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स इन स्टेट, मतलब कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी होते हैं स्टेट में उन सबके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, मैट्रिमोनियल, कंपनी, कंटेम्प्ट हो गई केसेस, ये सारे होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, ये फिक्स सर्विस हो गई, ये सारी चीजें आप देख लो एक बार। कॉलेजियम सिस्टम कैसा होता है, इवॉल्व थ्रू 3 जजेस, जैसे एसपी गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बार और एमजी स्पेशल रेफरेंस। तो अपॉइंटमेंट्स रिकमेंडेड बाय कॉलेजियम सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी भी जज को। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेसी, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो हम देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू का किसी भी कोर्ट के द्वारा अपने ही रिव्यू, अपने ही जो, सॉरी, किसी भी कोर्ट के द्वारा जो भी, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू होता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है और उसको स्ट्रिक डाउन कर देता है, मतलब वॉइड कर देता है। और ये आर्टिकल हमारा 13 में दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन हमारी केशवानंद भारती के केस में पब्लिश की गई थी। 13 जजेस थे, 7:6 का जो मेजोरिटी थी उससे पास किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म थी, सेकुलर करेक्टर था, सेपरेशन ऑफ पावर थी, फेडरल करेक्टर था। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा एक बार गो थ्रू करके। बाकी आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे देख लीजिएगा, उससे आपको मिल जाएंगे। लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है 246 आर्टिकल 2 और 7 शेड्यूल में, तो वो ऐसे ही यूनियन लिस्ट में हमारे 246 में दिए गए हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं सेंटर के पास, डिफेंस हो गए, फॉरेन मनी अफेयर्स हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गए, रेलवेज हो गए, बैंकिंग हो गए, ये सारे हो गए। करंट एंट्री इसमें 101 है। स्टेट की लिस्ट में है लॉ ऑर्डर हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, हेल्थ, लोकल मार्केट, लोकल गवर्नमेंट हो गई, मार्केट साइकिल, लैंड हो गए, ये सारी 66 इसमें हो गए हैं, सॉरी 61 हो गए हैं, पहले 66 थे। कौन करंट में ये सारे आ जाते हैं, क्रिमिनल लॉ, मैरिज होगा, सक्सेशन, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सारे हो गए। इसमें 47 ओरिजिनली थे, अब हो गए 52। अब क्या है, रेजुडेरी पावर्स, पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 248 में यूएसए वेयर रेजुडेरी पावर्स विद स्टेट्स हैं, ऐसी नहीं है। व्हेन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट्स, पार्लियामेंट कब स्टेट के लिए कानून बना सकती है, जब राज्यसभा पास करती है रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी में, आर्टिकल 249 में, नेशनल इंटरेस्ट में, तब नेशनल इमरजेंसी में बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वेस्ट पे बना सकती है, आर्टिकल 252 में, 2 या उससे अधिक जो स्टेट है वो पास कर दे रेजोल्यूशन, तो इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट वगैरह है तो उस पर बना सकती है, प्रेसिडेंट रूल है तब बना सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन हमारे, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिवेलियन, ये सारी चीजें, इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं सिवाय 20 और 21 के। दूसरी है प्रेसिडेंट का रूल है हमारा 356 में, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है तब। और ये जो है हमारी एसआर मूवमेंट के केस में की गई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी 360 में दी गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। गवर्नर हमारे आ जाते हैं इसमें 153 में। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट के प्लीजर पे ही ये गवर्नर जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस को। नो इलेक्शन फॉर गवर्नर, प्योरली अपॉइंटेड होते हैं ये, गवर्नर का कोई अपॉइंटमेंट वो इलेक्शन नहीं होता है। क्वालिफिकेशन इनकी वही है, 35 साल उम्र होनी चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। पार्डन पावर इनकी 161 में दी गई है। और इलेक्शन कमीशन अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी 324 में दी गई है।
सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रेसिडेंट, ये सबके कौन करती है? इलेक्शन कमीशन कराती है इलेक्शन। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और रिमूव किए जाते हैं कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, मतलब इम्पीचमेंट होता है उनका। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के साथ और रिमूव होते हैं सीईसी के रिकमेंडेशन पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनको करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है 1991 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इनके अलावा आए थे। अब आ जाते हैं हमारे कैग के ऊपर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में। ये जो भी ऑडिट्स वगैरह होते हैं, अकाउंट्स वगैरह गवर्नमेंट के, वो करते हैं। फाइनेंस कमीशन हमारी 280 में दी गई है, वो एक बार देख लो आराम से, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। यूपीएससी देख लो आप, 315 आर्टिकल और 310 आर्टिकल, ये एक बार पढ़ लेना क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है मैंने ये लिख दिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है। इसमें ये मोस्टली इंपॉर्टेंट ही मैंने अमेंडमेंट डाले हैं, तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना आप। अब सिटीजनशिप पे आ जाते हैं हम लोग। 5 से 11 में सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955 में। और ये एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं? कोई सिटीजनशिप बाय बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इन सब से। टर्मिनेशन कैसे होते हैं? रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन या फिर डिप्रीवेशन से हो जाता है, मतलब छोड़ दो देश या फिर रहना ही बंद कर दो या फिर सरेंडर कर दो, तो उससे आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। इंडिया जो है डबल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिया में डबल सिटीजनशिप नहीं चलती है। और फिर उसके बाद में क्या है हमारा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। स्पेशल प्रोविजन 370, 371 ये हटी चुके हैं, आपको पता है। राइट टू प्रॉपर्टी ये है 300 ए में, जो कि आप देख सकते हो। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स हैं ये, ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ आप एक बार देख लो 10th शेड्यूल में। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने एमसीक्यूज की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग अब एमसीक्यू देखेंगे तो इसमें हम लोगों को पता है कि चाहे जुडिशरी हो, आईबीपीएस, एसओ, एआईबी या यूपीएससी, किसी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है उनमें ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और हम लोग अभी पूरा पढ़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन किया है एक बार, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज तो पढ़ने बनते हैं। जैसे कि पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा है, वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट में आया था? 42वें अमेंडमेंट में आया था। थर्ड, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो हमारी 10th शेड्यूल, दल बदल जिसको कहते हैं। दा से दल और दा से दस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। आर्टिकल 21 वाज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो था 86th अमेंडमेंट से। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय केशवानंद भारती के केस में कहा गया था। विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो आर्टिकल 32 में है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 143 में। विच रिट इज इशूड टू प्रोड्यूस द बॉडी, बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? हैवियस कॉर्पस। मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? तो लोकसभा में ओनली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 कैन बी कंटिन्यूड फॉर मैक्सिमम, 3 साल तक कर चल सकता है। सॉरी, प्रेसिडेंट रूल कब तक चल सकता है 356 में? तो वो 3 साल तक। विच केस एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, तो वो था हमारा मेनका गांधी का केस, क्योंकि इनका पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लिया था। राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट इन जस्टिस के एस स्वामी के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल, तो कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें। विच आर्टिकल डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वह हमारा आर्टिकल 44 डीपीएसपी का। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से दायर की गई थी? तो 42वें अमेंडमेंट से। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 प्रोटेक्ट अगेंस्ट किससे करता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। विच बॉडी सुपरिंटेंड्स इलेक्शंस इन इंडिया, कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। द रेजिडरी पावर्स इन इंडिया बेस्ड कहाँ है? पार्लियामेंट में है।
और आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील किससे करता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय, तो कहाँ पे है? स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की। विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा है? आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जो इस राज्य का जो गवर्नर होता है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य का राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। विच शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो कहाँ करती है? फोर्थ शेड्यूल में बताते हैं। एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कैसे रिलेटेड है? तो वो है आर्टिकल 356 से, प्रेसिडेंट रूल से। द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड, कितनी नहीं एक्सीड कर सकती है? 15%, 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। विच आर्टिकल अबॉलिश्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, तो था हमारा वो 44वां अमेंडमेंट था। प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रेफरेंस कैन बी फॉर मैक्सिमम, तो वो 3 मंथ के लिए होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो वो कैसा होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो वो था हमारा फ्री एंड एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट कंसिडर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री फ्रॉम विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो था यूएसए। अब आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे? तो वो नोट्स कैसे मिलेंगे वो आपको बता देता हूँ। आप या तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वरना मैं आपको एक चीज और आपके लिए मैंने ये पूरा का पूरा बंडल बनाया है, लॉ का बंडल बनाया है, लॉ प्रिपरेशन का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे एआईबी की या जुडिशरी की या फिर आईबीपीएस एसओ की, तो उसके लिए आपको सारी चीजें चाहिए होंगी। रिवीजन के लिए नोट्स भी चाहिए होंगे, तो वन शॉट रिवीजन के नोट्स हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके लिए भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज 20 मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं आईबीपीएस एसओ के लिए, और 20 दिए हैं मैंने जुडिशरी वालों के लिए, एआईबी वालों के लिए, ठीक है। तो 40 टोटल मॉक टेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। ये सारे जो एग्जाम्स मैंने बताए हैं इन सब में बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो चाहो तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर ये स्कैन कर सकते हो क्यूआर, उस पे कर सकते हो। और आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8650072891 पर, स्क्रीनशॉट भेज देना और लिख देना है पीडीएफ, ठीक है। तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।